की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान आप किसानों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं खेती किसानी की, पशुपालन की और साथ ही मुलाकात करवाते हैं आपकी कामयाब किसान से। आज के कार्यक्रम में खेती किसानी में सबसे पहले आपको बताएंगे कि फरवरी महीनों में कैसे रखें फसलों का ख्याल। इसके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे एक कामयाब किसान से जिन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया, और बताएंगे आपको हमारा पशुधन में कि कैसे सर्दियों के मौसम में दुधारू पशुओं का रखें ख्याल। तो चलिए शुरुआत करते हैं गांव किसान की। फरवरी का महीना यानी ठंड के बाद धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होना। जी हाँ, तापमान में लगातार हम बढ़त देख रहे हैं और ऐसे में ये हमारी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। लेकिन कुछ खास बातें जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए ज़रूरी है। कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका वो ध्यान रखें ताकि अच्छी फसल उन्हें प्राप्त हो सके, आइए जानते हैं। फरवरी माह में खेत हरी भरी फसलों और सरसों के पीले पीले फूलों से गुलजार होता है। मौसम में धीरे धीरे कम होती ठंड फसलों की परिपक्वता की सूचक है। वहीं तापमान में होते उतार चढ़ाव के कारण किसानों को फसलों पर खास देखभाल की जरूरत है। थोड़ी सी लापरवाही से फसल के उत्पादन पर खासा असर हो सकता है। यही वजह है कि किसानों को फसल के हिसाब से कुछ जरूरी सस्ती क्रियाएं करनी चाहिए, जिससे नुकसान को फायदे में बदला जा सके। गेहूं की फसल में गांठ बनते समय या बुआई के करीब 60 से 65 दिन बाद तीसरी सिंचाई करें। साथ ही फूल आने से पहले चौथी व दूधी अवस्था में 5वीं सिंचाई करें। देश के जिन इलाकों में पछेती फसल लगी है वहां के किसान फसलों में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि देर से बोई गई गेहूं की फसल में कम अंतराल पर सिंचाई की जरूरत होती है। गेहूं की फसल में रोग और उपचार। रतुआ रोग के लक्षण दिखाई देने पर टेबुकोनेजोल 25 EC दवा के घोल का छिड़काव करें। फसल में मैग्नीज की कमी होने पर 0.5% मैग्नीज सल्फेट के 3 छिड़काव करें। ये छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर करें। पीला रतुआ रोग होने पर उचित दवा का छिड़काव करें। किसान दवा का इस्तेमाल कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर ही करें। मक्का की बुआई के लिए फरवरी का माह सबसे अच्छा होता है। अच्छी पैदावार लेने के लिए 20 फरवरी तक बुआई कर लेनी चाहिए। वहीं चना फसल की बात करें तो फसल में फूल आने से पहले ही सिंचाई कर ले। फूल आते समय सिंचाई करने से फूल झड़ने लगते हैं और पैदावार पर असर पड़ता है। चने के खेत में चिड़ियों की मौजूदगी फली छेदक कीट की उपस्थिति बताती है। किसान फसल को फली छेदक से बचाने के उचित उपाय करें। मटर की फसल की बात करें तो फसल को चूर्निल आसिता रोग के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर सल्फर युक्त कवकनाशी का छिड़काव करना चाहिए। वहीं मटर में रतुआ रोग के लक्षण जैसे पौधों की वृद्धि रुक जाना, पत्तियों पर पीले धब्बे दिखाई देना या फिर पौधों के तने पर पीले धब्बों का बनना, ये लक्षण दिखाई देने पर हेक्साकोनाजोटा दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर फसल में 2 से 3 छिड़काव करने चाहिए। इस रोग से बचने के लिए किसान उचित फसल चक्र अपनाएं। जिन इलाकों में मटर की फसल देर से बोई गई है वहां के किसान फली आने पर सिंचाई करें। इसके अलावा जिन हिस्सों में अगेती फसल पकने की स्थिति में होगी वहां के किसान सही समय पर फसल की कटाई कर ले। इस समय खेतों में लगी सरसों की फसल में माहू या चेपा कीट लगने की आशंका रहती है। ये कीट पौधे के तने, फूल, फलियों से रस चूसते हैं, जिससे उपज पर काफी असर पड़ता है। इस कीट की रोकथाम के लिए किसान उचित दवा का छिड़काव करें। वहीं सरसों में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा के घोल का छिड़काव करना चाहिए। असिंचित क्षेत्रों में सरसों की फसल तैयार हो जाने पर समय से फसल कटाई का काम कर ले। इस तरह किसान सही समय पर सही कदम उठाकर भरपूर पैदावार ले सकते हैं। साथ ही फसलों में किसी प्रकार की दवा का इस्तेमाल करने से पहले कृषि विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।
तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि फरवरी महीने में अलग अलग फसलों में कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रख हमारे किसान अच्छी गुणवत्ता वाली फसल प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाएगा, देखते रहे गाँव किसान। छोटा सा ब्रेक। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। ये आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नस है। धूम्रपान से इसमें चिपचिपापन आ जाती है, जिससे इसमें जहरीले पदार्थ भर जाते हैं। इतना एक धूम्रपान करने वाले की नसों में पाया गया है। उम्र 32 वर्ष। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदायक है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए बात करते हैं हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन सेगमेंट में हम आपको पशुपालन से संबंधित ऐसी जानकारियां देते हैं जिससे पशुपालन हमारे किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सके। आज इसी कड़ी में हम बताएंगे आपको कि सर्दियों के मौसम में कैसे रखें दुधारू पशुओं का ख्याल, खास तौर पर आहार से संबंधित कौन सी खास बातें हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के प्रभाव से पशुओं के स्वास्थ्य का सीधा संबंध है। इसीलिए बदलते मौसम के साथ पशुपालक आहार, आवास में तब्दीली करना जरूरी होता है, जिससे पशु की सेहत को सुनिश्चित रखा जा सके। इसीलिए सर्दियों के मौसम में अगर पशु ठंड की चपेट में आ गए तो इसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिससे दूध उत्पादन काफी प्रभावित होता है। ऐसे में पशुपालकों को चाहिए कि वो पशुओं के रहने के स्थान को भी व्यवस्थित और साफ सुथरा रखे। साथ ही पशुओं के लिए जूट के बोरे जैसी चीजों को उपयोग कर सकते हैं, जिससे पशुओं को गर्माहट मिले और ठंड दूर रहे। पशुपालक आवास में ज्वार या बाजरे की टाट बांधकर भी हवा और सर्दी से बचाव कर सकते हैं। साथ ही पशुओं को धूप भी मिलती रहे, इसके लिए दोपहर के समय उन्हें धूप में बांधे। वहीं बात करें इनके आहार की, तो पशु को ऐसा आहार दे जिससे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा मिले। इस समय पशु को हरे चारे, बरसीम या जई के साथ पराली या सूखा चारा मिलाकर दे। सुबह या शाम के समय हल्का गर्म आहार दे। दलिया मिला गुड़ का शीरा भी दे सकते हैं। आहार को लेकर क्या है विशेषज्ञ की राय, इसकी जानकारी ली पशु विशेषज्ञ डॉक्टर JPS डबास से हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनैना सरकार। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर JPS डबास, अध्यक्ष कटाट पूसा संस्था से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, सर्दियों का समय आ गया है, तो हमारे दुधारू पशु जो होते हैं, तो हमारे पशुपालकों को उनकी देखरेख में ऐसा क्या परिवर्तन लाना चाहिए? आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और हमारे जितने भी पशुपालक हैं, खासकर दुधारू जो पशु पालते हैं, गाय या भैंस रखे हुई हैं, उनके लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अधिकतर पशु दूध में होते हैं। और जब दूध में पशु होते हैं तो उनको सही मात्रा में उनको चारा दाना मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पौष्टिक आहार होना बहुत ज़रूरी है। और पौष्टिक आहार के अंदर कम से कम 30% हरा चारा तो आपके प्रत्येक पशु को इसमें मिलना ही चाहिए, क्योंकि यही टाइम है जिसमें हरे चारे की बहुमात्रा में अवेलेबल है। चाहे बरसीम हो चाहे जई हो, दोनों चीज़ अवेलेबल है, तो आप इसको बरसीम या जई का उपयोग अवश्य करें। इससे एक तो पशु का पाचन भी अच्छा रहता है, साथ साथ में उसको पौष्टिक चीज़ें भी जाती हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पशु दूध दे रहे हैं, तो दूध की जितनी मात्रा दे रहे हैं उसके आधार पर हमें संतुलित आहार देना है। पहले 5 किलो दूध के लिए 1 किलो दाना, उसके बाद जितना भी दूध की मात्रा ज़्यादा है, कि 10 किलो है तो 3 किलो अतिरिक्त दाना प्रतिदिन देना पशु के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस दाने के साथ साथ उसमें खनिज लवण का होना भी जरूरी है, क्योंकि हमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तो हो गए, लेकिन अगर खनिज लवण की कमी हो जाती है तो पशु की बढ़वार भी कम होती है और साथ साथ में दूध का उत्पादन भी कम हो जाता है। तो पशु को उसके शरीर के अनुसार 50 से 60 ग्राम खनिज लवण का चूर्ण भी प्रत्येक दिन मिलना बहुत ही आवश्यक है। अगर हमारे पशु गाभिन है, यानी कि पेट में बच्चा है, तो उसके लिए उसको अतिरिक्त दाना मिलना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप 1 किलो की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अगर आपका पशु 3 महीने से ज़्यादा गाभिन है तो उसको 1 किलो दाना बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसका ठीक से उत्पादन ले पाएंगे। दूसरी बात आती है रहन सहन, यानी कि पशुओं की जो पशुशाला है उसमें उनको सर्दी से बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार सर्दी लग गई, निमोनिया हो गया तो पशु काफ़ी नुकसान होता है, दूध भी उत्पादन घट जाता है, साथ साथ में अन्य पशु भी बीमार हो सकते हैं।
तो उसको सर्दी से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो पशुशाला के अंदर आप उसको समय से अंदर कर देंगे और साथ साथ में उसमें वेंटिलेशन होना भी जरूरी है, यानी कि अगर हवा का आवागमन नहीं होगा लेकिन सीधी हवा ना आए, आपका एग्जॉस्ट फैन भी काम करे लेकिन सीधी हवा ना आए, सीधी हवा को हमें आने से रोकना है, पशु को सीधी हवा के संपर्क में आने से रोकना है। और पशु को टाइम पे अंदर बांधना बहुत जरूरी है। जैसे शाम अगर हो जाती है, ठंड होनी शुरू हो जाती है, तो ठंड होनी शुरू होने से पहले ही आप पशु को अंदर बांध दें और सुबह पशु को निकालने में जल्दी ना करें। जब धूप निकल जाए, तापमान बढ़ना हो, तभी उसको निकालें। और साथ साथ में जो हमारा पानी है उसका विशेष ध्यान रखना, यानी कि ताज़ा पानी, ठंडा पानी अगर होगा तो पशु पिएगा नहीं। पानी पशु तभी पिएगा जब ताज़ा हो या थोड़ा सा गर्म पानी होगा, तो पशु पानी ठीक से पिएगा, उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। और जो उसका बिछावन है, रहन सहन है, वहाँ पे उसको गीला नहीं होने से बचाना है। तो उसके लिए हम या तो कोई बिछा सकते हैं या आप उसमें गद्दा लगा सकते हैं। और समय समय पे गोबर और उसका पेशाब उसको अलग करते रहें, जिससे पशु गीला ना रहे। तो हमें पशु को किसी भी हालत में बीमारी से बचाना है, उसके लिए इन बातों का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जितने कटड़े कटियाँ हैं और इवन जो दुधारू पशु हैं, उनके पेट में कीड़े होने की संभावना होती है। तो हमें समय समय पे उनके जो ये अंतः और बाह्य परजीवी हैं, इनसे भी बचाने के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार उनको समय समय पे दवाई देंगे तो हमारा उत्पादन भी अच्छा रहेगा, पशु की बढ़वार भी अच्छी रहेगी। तो सर्दी के मौसम में इन 3-4 बातों का ध्यान रखेंगे तो पशुपालकों को किसी बात का नुकसान होने की संभावना नहीं है, बल्कि उनको पशुपालन से लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों बहनों, हमें पूरी उम्मीद है कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पाकर आप लाभान्वित हुए होंगे और अपने पशुओं का खास ख्याल रखेंगे। डेयरी व्यवसाय में छोटे पशु भविष्य की निधि होते हैं, ऐसे में इनकी सुरक्षा बेहद अहम हो जाती है। इस मौसम में छोटे पशुओं को पेट के कीड़े की दवा विशेषज्ञ की सलाह से ही दें। मौसम के अनुसार देखभाल करके पशुपालन से बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। नए पशुपालक पशुपालन विभाग से समय समय पर सही मार्गदर्शन लेकर इस व्यवसाय में इजाफा कर सकते हैं और पशु का स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पशुधन। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए जूट की चादरों या कंबल से शरीर को ढकने का इंतजाम करें। पशुओं को दिन में धूप में रखें और रात में भी गर्म जगह पर रखने की व्यवस्था करें। कुक्कुट को ठंड से बचाने के लिए हीटर का उपयोग करें। पशु आवास और मुर्गी फार्म की सफाई नियमित रूप से करें और मुर्गियों के बेडिंग को धूप दिखाएं। इस माह में ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। उनका शरीर गर्म रखने की व्यवस्था करें। साथ ही उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन से भरपूर आहार दें। नवजात गाय, भैंस या भेड़ बकरियों को अंतःपरजीवी नाशक दवाएं पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। उन्हें ठंड से बचाएं, साथ ही विटामिन की उचित मात्रा दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध मुट्ठी बांध कर निकालें। बरसीम और जई की सिंचाई क्रमशः 12 से 14 व 18 से 20 दिनों के अंतराल पर करें। पशुपालक अपने भेड़ और बकरी में पीपीआर का टीकाकरण करवाएं। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए अब नजर डालते हैं कामयाब किसान की कहानी पर। कामयाब किसान की कहानी में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जगदीश रेड्डी से। जी हाँ, जगदीश रेड्डी किस तरीके से प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं और कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। अन्य किसान भी उनकी कामयाबी को देखकर प्रेरित हो रहे हैं। जी हाँ, प्राकृतिक खेती आज के समय में सबसे बेहतर विकल्प है। तो आइए जानते हैं उनकी कामयाबी की कहानी के बारे में।
खूबसूरत नज़ारों से सजा राज्य आंध्र प्रदेश। यहाँ के करीब 62% हिस्से में खेती की जाती है, जिसमें धान यहाँ की मुख्य फसल है। राज्य के कुल अनाज उत्पादन का करीब 77% भाग सिर्फ धान है। राज्य में बहती गोदावरी और कृष्णा नदियाँ यहाँ के खेतों की प्यास बुझाती है। यहाँ के ज्यादातर किसान प्राकृतिक खेती करते हैं। उन्हीं में से एक है जगदीश रेड्डी जी, जो न सिर्फ प्राकृतिक खेती कर रहे हैं बल्कि शुद्ध उत्पाद भी लोगों के बीच ला रहे हैं। जगदीश जी कैसे आम से खास किसान बने, आइए जानते हैं। जगदीश जी करीब 7 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हालांकि पहले वो भी सामान्य खेती ही किया करते थे, लेकिन प्राकृतिक खेती के प्रति बढ़ती जागरूकता ने उन्हें भी अपनी गिरफ्त में ले लिया और जगदीश जी ने अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों का पूरी तरह से इस्तेमाल बंद कर दिया। लेकिन अब एक नई समस्या उनके सामने खड़ी थी और वो थी प्राकृतिक खेती को सफल कैसे बनाया जाए। इसके लिए जगदीश जी ने सुभाष पालेकर जी से मुलाकात की और उनके सानिध्य में प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लिया। 7 दिन के इस प्रशिक्षण के दौरान मिली छोटी सी छोटी जानकारी उन्हें प्राकृतिक खेती के और करीब लेकर आ गई। अब उनके खेतों में पूरी तरह से प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल होने लगा और आज उनके खेतों में अनाज फसलें, फलदार पेड़, तिलहनी फसलें लहला रही है। इतना ही नहीं, वो अपने खेतों में होने वाली फसलों से करीब 80 तरह के शुद्ध उत्पाद भी बनाते हैं, जिसमें गुड़, दालें, पापड़, मसाले, नमकीन शामिल है। वो बताते हैं कि उनके इस अनुपम कार्य में वो अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ करीब 200 किसान जुड़े हुए हैं जो प्राकृतिक खेती को विस्तार दे रहे हैं। ये मैं एक प्राकृतिक किसान हूँ। 7 साल से मैं वो खेत में कोई यूरिया, कोई DAP या केमिकल खाद नहीं डाला। एक ही गांव से 30 एकड़ फार्मिंग बनाना के प्राकृतिक किसान फार्मर सुभाष पालेकर मुझे बोला, उनको वर्कशॉप अटेंड करा मैं। उनने 7 डेज वो वर्कशॉप में मैं कंप्लीट नेचर फार्मिंग टेक्निक्स पालेकर से मुझे भेज दिया और पूरा मेरा साथ है और 200 फार्मर्स है आंध्र प्रदेश एरिया पे। मैं चावल और मैंगोस, ज़्यादा मिलेट्स, बहुत वैसा मिलेट्स, पूरा नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल फार्मिंग करूँगा मैं। ऑयल्स, कोल्ड प्रेस ऑयल्स भी करूँगा मैं। कितना ज़्यादा फार्मर्स को बहुत अवेयरनेस करने को मैं तैयार हूँ। भारत देश में 50 लाख नेचर फार्मर्स हुआ, 50 लाख। मैं नेचर फार्मिंग करने तो बहुत क्वालिटी आता है, चावल फूड को भी कोई केमिकल रेसिड्यूज नहीं मिलता है इसमें और फुल न्यूट्रिशन वैल्यूज मिलता है। और फार्मर्स भी ये नेचर प्रैक्टिस करने तो वो बहुत फ्यूचर में उनको बहुत बेनिफिट्स भी मिलता है नेचर फार्मर्स को। तो दुनिया को नेचर फार्मिंग बहुत आवश्यक है। सो मैं पूसा लास्ट ईयर में फर्स्ट टाइम पूसा में नेचर फार्मर का मेरे को अवार्ड भी मिला। मैं प्राकृतिक किसान फेडरेशन रखा रिसेंटली हैदराबाद। उनको एम से पूरा इंडिया में नेचर फार्मर्स में एक अम्ब्रेला के हो चुके बहुत प्लान करूँगा मैं। ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है प्राकृतिक किसान फेडरेशन। ओनली नेचर फार्मर्स उनमें मेंबर्स हो सकते हैं। जगदीश जी बताते हैं कि प्राकृतिक रूप से तैयार उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग रहती है। इस तरह से तैयार किए गए फसल उत्पाद हमारे शरीर के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जगदीश जी के ये प्रयास वर्तमान ही नहीं भविष्य में भी हमारे और पर्यावरण के लिए सुखद साबित होंगे। उनके इन प्रयासों का ही परिणाम है कि पिछले साल उन्हें पूसा किसान मेले में सम्मानित भी किया गया। तो ये थी जगदीश रेड्डी की कामयाबी की कहानी, जिन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया। आशा करते हैं आप भी उनके जीवन से ज़रूर कुछ न कुछ सीख लेंगे। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाए हमारे YouTube चैनल से। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।